कभी सोचा है कि कैसे एक अकेला इंसान बिना किसी हथियार के दुनिया के सबसे ताकतवर साम्राज्य की नींव हिला सकता है? चलिए, आज भारत के स्वतंत्रता संग्राम के उसी दौर में चलते हैं जब विरोध के एक बिल्कुल नए तरीके ने पूरे देश की कहानी ही बदल दी। जरा इस तस्वीर को देखिए। ये है मोहनदास करमचंद गांधी, दक्षिण अफ्रीका में एक वकील के तौर पर। यहीं पर रंगभेद के अन्याय से लड़ते लड़ते उन्होंने एक ऐसा हथियार बनाया जो ताकत से नहीं बल्कि हिम्मत और सच्चाई से चलता था। तो जब वो 1915 में भारत लौटे तो वो अपने साथ सिर्फ एक आइडिया नहीं बल्कि एक आजमाया हुआ फलसफा लेकर आए जिसने आज़ादी की लड़ाई का पूरा नक्शा ही बदल दिया। ये कोई मामूली आंदोलन नहीं था, ये विरोध का, अपनी बात मनवाने का एक एकदम नया तरीका था जिसकी जड़ें बहुत गहरे नैतिक सिद्धांतों में थीं। लेकिन सवाल तो यही था कि क्या सच में बिना हिंसा के एक ताकतवर दुश्मन का सामना किया जा सकता है? और जवाब था सत्याग्रह। इसका मतलब सिर्फ शांति से मार्च करना नहीं था, इसका असली मतलब था बुराई का विरोध करना, लेकिन बुरा करने वाले से नफरत किए बिना। सोचकर देखिए, आप पर लाठी चलाने वाले सिपाही को आप पलटकर गाली नहीं देते, बल्कि अपने शांत रवैये से उसे सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि वो जो कर रहा है क्या वो सही है। असल में यही थी सत्य की शक्ति। अब देखिए, इतने बड़े आइडिया को सीधे पूरे देश में लागू करने से पहले गांधी जी ने इसे भारत की जमीन पर छोटे छोटे इलाकों में आजमाया। एक तरह से ये असली लड़ाई से पहले की तैयारी थी, ये देखने के लिए कि क्या ये तरीका सच में काम करेगा। इन लड़ाइयों में एक दिलचस्प बात इनकी वैरायटी है। चंपारण में वो किसानों के लिए लड़े, अहमदाबाद में मिल मजदूरों के हक के लिए खुद भूख हड़ताल पर बैठ गए, और खेड़ा में जब किसानों की फसलें बर्बाद हो गईं तो उनके टैक्स माफी के लिए खड़े हो गए। और जानते हैं नतीजा क्या हुआ? हर बार जीत अहिंसक विरोध की ही हुई। तो इन शुरुआती जीतों ने ये बात साफ कर दी कि सत्याग्रह सिर्फ एक किताबी फलसफा नहीं है, बल्कि जमीन पर काम करने वाला एक अचूक हथियार है। इसने एक बहुत बड़े, पूरे भारत में होने वाले संघर्ष की नींव रख दी। लेकिन सवाल अभी भी वही था, क्या ये तरीका एक बेरहम साम्राज्य के खिलाफ भी उतना ही कारगर होगा? चलिए, अब कहानी के उस मोड़ पर चलते हैं जहां आंदोलन का मकसद सिर्फ कुछ सुधार करवाना नहीं रह गया था। अब मांग थी पूरी आज़ादी की, यानी पूर्ण स्वतंत्रता। लेकिन एक बात समझना बहुत जरूरी है, उस वक्त हर कोई गांधी जी के अहिंसक रास्ते से सहमत नहीं था। चंद्रशेखर आजाद जैसे क्रांतिकारियों का एक दूसरा बहुत ताकतवर खेमा भी था। उनका मानना था कि आज़ादी मांगी नहीं जाती, छीनी जाती है, और ताकत का जवाब ताकत से ही देना होगा। तो एक ही मंजिल के लिए ये दो बिल्कुल अलग अलग रास्ते थे। और फिर फिजाओं में एक शब्द गूंजा, पूर्ण स्वराज। इसका मतलब सिर्फ आज़ादी नहीं था, इसका मतलब था ब्रिटिश राज के तहत किसी भी तरह के स्वशासन को पूरी तरह से ठुकरा देना। अब लक्ष्य साफ था, बिना किसी शर्त के पूरी की पूरी आज़ादी। ये ऐतिहासिक लम्हा आया 1929 में, लाहौर में, जब इंडियन नेशनल कांग्रेस ने ऐलान कर दिया कि अब उनका एक ही लक्ष्य है, पूर्ण स्वराज। ये वो पल था जब भारत ने पूरी दुनिया को बता दिया कि अब वो किसी भी तरह के आधे अधूरे समझौते के लिए तैयार नहीं है। ये एक ऐसा मोड़ था जहां से वापसी मुमकिन नहीं। इस बड़े ऐलान के बाद अब वक्त था शब्दों को एक्शन में बदलने का, और यहीं से शुरू हुआ भारत के इतिहास का शायद सबसे बड़ा जन आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन। और इस आंदोलन के लिए चुना गया एक बहुत ही मामूली सा लेकिन बेहद ताकतवर प्रतीक, नमक। सोचिए, सरकार ने नमक बनाने और बेचने पर अपना कंट्रोल कर रखा था, और हर हिंदुस्तानी को, चाहे वो कितना भी गरीब हो, उस पर टैक्स देना पड़ता था। ये हर घर में महसूस होने वाले अंग्रेजी अन्याय का सीधा सीधा प्रतीक बन गया। 385 किलोमीटर, अंदाजा लगाइए, ये इतना है जैसे कोई दिल्ली से पैदल चलकर लगभग चंडीगढ़ पहुंच जाए। इतनी लंबी दूरी गांधी जी और उनके साथियों ने साबरमती आश्रम से दांडी के समुद्र तट तक पैदल चलकर पूरी की। और फिर आया वो दिन, 6 अप्रैल 1930। गांधी जी दांडी के समुद्र तट पर नीचे झुके और अपनी मुट्ठी में थोड़ा सा नमक उठा लिया। ये देखने में एक बहुत ही छोटा सा काम था, लेकिन इस एक काम ने एक बहुत बड़े साम्राज्य की नींव हिलाकर रख दी। उस एक पल में हवा में उम्मीद और बगावत की एक ऐसी लहर दौड़ी जिसने पूरे देश को नींद से जगा दिया। इस एक घटना ने मानो पूरे देश में अवज्ञा की एक चिंगारी लगा दी। लोगों ने कोर्ट और स्कूल जाना बंद कर दिया, टैक्स देने से मना कर दिया,
और सरेआम अंग्रेजों के बनाए गलत कानूनों को तोड़ा। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा देश एक साथ ब्रिटिश शासन के खिलाफ उठ खड़ा हुआ है। जब पूरे देश में ये हाल हुआ तो ब्रिटिश सरकार को ये एहसास हो गया कि अब वो भारतीय नेताओं को और नजरअंदाज नहीं कर सकते। सड़क पर उतरी इस ताकत ने उन्हें बातचीत की मेज पर आने के लिए मजबूर कर दिया। इसके बाद लंदन में गोलमेज सम्मेलनों का एक दौर शुरू हुआ। कांग्रेस ने पहले सम्मेलन का तो बॉयकॉट किया, लेकिन आंदोलन के जबरदस्त दबाव के बाद अंग्रेजों को झुकना पड़ा और गांधी जी दूसरे सम्मेलन में भारत का पक्ष रखने के लिए लंदन गए। ये तस्वीर अपने आप में पूरी कहानी कहती है। जो इंसान कुछ महीने पहले अपने देश में समुद्र किनारे नमक का कानून तोड़ रहा था, अब वही इंसान लंदन में दुनिया के सामने भारत की आज़ादी की शर्तों पर बात कर रहा था। ये उस बात का सबसे बड़ा सबूत था कि आम जनता के विरोध में कितनी राजनीतिक ताकत होती है। और ये सारी कहानी हमें एक बहुत बुनियादी सवाल पर लाकर खड़ा करती है। जब कोई कानून ही अन्याय से भरा हो, तो क्या उसे तोड़ना सिर्फ एक विकल्प है या फिर एक नैतिक जिम्मेदारी बन जाता है? इस पर सोचिएगा जरूर।